नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अब 50% क्षमता के साथ रैली करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पार्टियां अब पदयात्रा भी निकाल सकेंगी। प्रचार के समय को भी 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। अब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ बैन रहने वाला है। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पार्टियां पदयात्रा भी कर सकेंगी। कोरोना की वजह से चुनावी मौसम में प्रचार पर कई तरीके की पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कम होते मामलों के बीच कई तरह की पाबंदियों में छूट भी दे दी है। पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर दिशा निर्देश अब सामान्य होंगे। बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के 50% लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने के नियम को पहले की तरीके से ही लागू रखा गया है। तो वहीं उत्तराखंड की जेल में बंद कथित संत यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी माफ कीजिएगा के पक्ष में गाजियाबाद से देहरादून तक पदयात्रा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा के लिए साध्वी अन्नपूर्णा और समाज सेवी उदिता त्यागी पैदल रवाना हुई हैं। साध्वी अन्नपूर्णा का साफ तौर पर कहना कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र त्यागी को अनुचित रूप से उत्तराखंड की जेल में रखा गया है। हालांकि जितेंद्र त्यागी और यति नरसिंहानंद सरस्वती उत्तराखंड में हुए धर्म संसद में हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण के मामले में सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद उत्तराखंड में पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पहले जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और बाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार करके उत्तराखंड की एक जेल में रखा हुआ है। त्यागी है, मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव हूँ। हमारे महाराज जी यति नरसिंहानंद गिरी जी और मेरे भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जब उन्होंने सनातन धर्म अपनाया तब सबसे पहले मैंने ही उन्हें राखी बांधी और त्यागी समाज में उनका स्वागत किया। तो वो दोनों ही लोग उत्तराखंड की जेल में बंद हैं। हम उनके समर्थन में पदयात्रा करते हैं। यहाँ से देहरादून के सीएम ऑफिस तक हम लोग उनके समर्थन में पदयात्रा कर रहे हैं। माता जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि वो उस यात्रा में हमारे साथ आ रही हैं। और प्रशासन को हम पहले ही 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बता चुके हैं कि मैं, माता जी और 4 हमारे सुरक्षाकर्मी और 2 हमारे सहयोगी, कुल मिला के 9 लोग, जिसमें कि 2 हमारी गाड़ियाँ भी हैं, जिसमें हमारा सामान, और चूँकि हमें पहुँचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे तो हम 9 लोग सिर्फ यहाँ से यात्रा लेके अपनी निकल रहे हैं। और ये महाराज के और भाई साहब के समर्थन में यात्रा वेदनाओं के साथ जो है हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो अनुचित धाराओं में और अनुचित तरीके से जेल में अभी तक बंद हैं, जो कि बेलेबल ऑफेंस है, मतलब उनको थाने से ही छोड़ देना चाहिए। तो इसके विरोध में हमने पदयात्रा रखी। मैं और मेरी बहन साथी डॉक्टर उदिता त्यागी जी, हम दोनों ने यहाँ से जाने का फैसला किया पदयात्रा के माध्यम से और देहरादून सीएम आवास तक। उस पर जो है शायद यहाँ पर प्रशासन को कुछ समस्या है, जो भी है व्हाटएवर, तो शी विल क्लियर इट। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए हम यहाँ एकत्र हुए और इसी को आगे लेके जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मेरा वोट मेरी आवाज अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक भी करेगा, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। हालांकि इस बार जो परिस्थिति है वो कहीं न कहीं बहुत कम रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में पहला चरण हो चुका है। उसमें किस तरीके से आपकी अपील है? जिस तरीके से अभी परसेंटेज जो वोटिंग देखने में आ रही है, वो तो मेरा ये सभी से निवेदन होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम सभी का। हम सभी के पास वो अधिकार मिला है, संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम अपना प्रतिनिधि चुने, ऐसा प्रतिनिधि जो आगे आने वाले 5 वर्षों तक के लिए आपके प्रदेश की दशा और दिशा को तय करने वाला है। तो मेरा प्रदेश के सभी निवासियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले सभी चरणों के मतदान में वो अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें और जो परसेंटेज है वोटिंग का, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ये बहुत शेमफुल है कि तमिलनाडु में एक तंजावुर में विद्यालय में पढ़ने वाली एक बच्ची, जिसको कि विद्यालय के अंदर प्रेशराइज किया जाता है कि वो धर्मांतरण करे, और जब वो धर्मांतरण करने के लिए राजी नहीं होती है तो उसको एक्स्ट्रा वर्क देना, उससे टॉयलेट की सफाई कराना आदि तरीके के काम करवाना, और इतना प्रेशराइज करना और इतना मेंटल टॉर्चर दे देना उसको कि उसके बाद में उस बच्ची लावण्या ने सुसाइड कर ली। और दुखद बात तो ये है कि जब सत्ता को और सत्ता के साथ साथ प्रशासन को
उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। तो ऐसे समय में सत्ता और प्रशासन दोनों ही अपराधियों के साथ में मिलकर के अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लावण्या को न्याय ना मिले। और एक आश्चर्यजनक बात तो जो इसमें देखने वाली है वो ये भी है कि वो बच्ची लावण्या जिसने आत्महत्या की, उसके पिता वो स्वयं सत्ताधीन जो पार्टी है, सत्तासीन पार्टी डीएमके, उस डीएमके के 25 सालों से कैडर है। वो 25 सालों से उसका सपोर्ट करते आए हैं। तो डीएमके यदि अपने कैडर के, अपने एक सपोर्टर के बच्ची को न्याय नहीं दे सकती है तो वो तमिलनाडु की अन्य जनता को कहाँ तक न्याय दे पाएगी। आज जब उस पूरे केस की सीबीआई इंक्वायरी करने की परमिशन आज कोर्ट ने दी है, तो उस हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना चाह रही है। तो मेरा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से ये भी है डीएमके गवर्नमेंट से कि अगर वो गलत नहीं है तो वो सीबीआई इंक्वायरी से डर क्यों रहे हैं? वो हाईकोर्ट के उस आदेश का की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? अगर आप सही हैं तो आप अपने वाक्य पर टिके रहिए। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा। पार्टी के चुनावी अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की तीसरी पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह भाजपा में शामिल हो गई हैं। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। दोनों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर टिकट बांटने में धांधली करने का आरोप भी लगाया है। आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मामलों में आला कमान की नगण्य भागीदारी के कारण वंदना सिंह भाजपा में शामिल हो गई। उन्होंने कहा पार्टी केवल उन्हें अवसर दे रही है जो हाल फिलहाल में पार्टी में शामिल हुए हैं। पल्लवी जी हमारे साथ मौजूद है। किस नीतियों के तहत आपने भाजपा ज्वाइन की? देखिए, मैं हमेशा से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से बहुत ही प्रभावित रही हूँ। वो हमेशा ही राष्ट्र हित की बातें करते हैं या जिस प्रकार की योजना लाते हैं, चाहे वो महिला स्वावलंबी योजना हो या आपकी आयुष्मान भारत योजना हो, और लोग जो भी जिस तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक नई उड़ान दी है, उससे मैं बहुत दिनों से प्रभावित थी। तो धीरे धीरे मेरे मन में ये चीजें चल रही थी कि मुझे आना चाहिए। कांग्रेस में लड़की हूं लड़ सकती के पोस्टर में 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। उनमें से पल्लवी सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। लखनऊ से जनता टीवी, अविनाश। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बदायूं की शेखुपुर विधानसभा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कादर चौक में सभा को संबोधित किया। शेखुपुर के साथ साथ जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए वोट भी मांगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे के साथ संबोधन की शुरुआत करी। डिप्टी सीएम ने सपा बसपा कांग्रेस के गठबंधन को नागनाथ सांपनाथ कहा जब सभी ने मिलकर बदायूं में 2019 में कमल खिला दिया, अब तो गठबंधन अलग थलग हो गया है। किसी की जमीन, किसी का मकान, किसी की दुकान कब्जा कर लो। मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मेरे नेताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। किसी की जमीन, किसी का मकान। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। 14 फरवरी यानी कि सोमवार से राज्य में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक सभी सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ने आना होगा। ऑनलाइन कक्षाएं अब नहीं चलने वाली हैं। मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। आपको बता दें, पिछले सप्ताह कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक की माध्यमिक स्कूल और विश्वविद्यालय और साथ में डिग्री कॉलेजेस को खोलने का फैसला लिया गया था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ सोमवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस क्रम में आज बीजेपी ने 9 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने मुबारकपुर विधानसभा सीट से अरविंद जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं मोहम्मदाबाद गोहान विधानसभा सीट से पूनम सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है। मऊ विधानसभा सीट से अशोक सिंह को टिकट मिला। तो वहीं मछली शहर सीट से महिला गौतम को
महिलाल गौतम को प्रत्याशी बनाया गया है। जाफराबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर कालीचरण राजभर को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वहीं मुगल सराय विधानसभा सीट से रमेश जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। चकिया विधानसभा सीट से कैलाश खरवार चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आएंगे। घोराबल विधानसभा सीट से अनिल मौर्य, तो वहीं ओबरा सीट से संजीव गौड़ बीजेपी उम्मीदवार होंगे। शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, लेकिन अपनी विधानसभा के प्रचार को छोड़कर शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव के लिए करहल विधानसभा में वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी कृपा रही तो हम सभी कहीं ना कहीं मंत्री जरूर बन जाएंगे। शिवपाल ने कहा जसवंत नगर और करहल सीट पर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इस कंपटीशन में हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जीतें और नंबर 1 पर रहें और मुख्यमंत्री भी बने। तो वहीं दूसरी तरफ बिजनौर में आज ताजपुर कस्बा में रामलीला ग्राउंड में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए भाजपा के हक में वोटों की अपील करते ही डिप्टी सीएम नजर आए और इस दौरान अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और गुंडा मुक्त कर दिया। बहन आकाशा चौहान जी का हमारे बीच में। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद बीजेपी से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी शोले फिल्म के गब्बर का सपना आ गया है। ललितपुर की सदर विधानसभा और मेहरौनी विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा और मनोहर लाल पंत के समर्थन में जनसभा करने पहुंची। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सभा पर जनता निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का बखान करते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में मत की अपील की। अखिलेश के सपने में कृष्ण आते हैं, उस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भी शोले फिल्म के गब्बर के सीन का सपना आ गया है और सपने में गब्बर ने कहा, उमा भारती ललितपुर जाओ और लोगों को समझाओ, नहीं तो प्रदेश में सपा की सरकार आ जाएगी। और अंत में ये आया कि हे उमा भारती, तुम तुरंत उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान कर दो कि तुरंत जाओ बूथ पर जिस दिन वोट पड़ना हो, कमल का बटन दबाना, नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और जीना मुश्किल हो जाएगा। मकान खतरे में पड़ जाएंगे, दुकानें खतरे में पड़ जाएंगी, खेती खतरे में पड़ जाएगी, बहनों बेटों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारे रोजगार खतरे में पड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव बाबा आज हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। भाजपा समाज में फूट डालने की कोशिश करती है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है। सर, उत्तराखंड में कई सीटों पर आप गए, वहां प्रचार भी किया, किस तरह की स्थिति, क्या माहौल देखते हैं? मैं लाल कुआं के लिए उपस्थिति मैंने बनाई थी, साथ ही रुद्रपुर में भी रहने का, क्योंकि वहीं पर रह रहे हैं, वहां के भी साथियों से मिलने का मौका मिला था। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, कुछ उम्मीदवार थे और साथी थे, उनसे भी मिला। हल्द्वानी में भी आके मिला, यहाँ के साथियों से भी मिला और उस दरमियान केवल हम लोगों की उपस्थिति है कि कांग्रेस परिवार के हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग के परिवार के साथी एक राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, तो केवल उनके साथ खड़े होने के लिए हम लोग आए हैं। बाकी तो सारा काम यहाँ के साथी कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। माहौल अच्छा दिख रहा है। उधम सिंह नगर जिले की भी 9 सीटों में मिनिमम 5 सीटों में कांग्रेस क्लियरली आगे चल रही है। लोगों का कहना है 6 सीट में भी और 3 सीट में और परिवर्तन हो सकता है। तो आज की स्थिति जो मुझे जानकारी मिली वो यही है। नैनीताल जिले की 6 सीटों में से भी 5 में क्लियरली कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है, 1 में संघर्ष है, तो ऐसी जानकारी मिली है। तो इन 15 सीटों में आंकड़े कुछ कम करके मैं आपको ये कह सकता हूं कि 15 में कम से कम 10 सीटों में कांग्रेस आज के दिन में आगे चल रही है। और आने वाले ये 2 दिनों में, जिन्हें कत्ल की रात भी कहा जाता है,
आज रात कल रात इसमें कार्यकर्ताओं का अपना अपना पोलिंग बूथ संभालना है, लोगों के संपर्क में बने रहना है और मुझे विश्वास है कि ये जो मैंने 15 सीटें देखी हैं, इन 15 सीटों में क्लियरली कांग्रेस आगे रहेगी। सर 5 राज्यों में किस तरह का माहौल देख रहे हैं, खासकर क्या कुछ मुद्दे आपको धरातल पे दिखाई दे रहे हैं? मुद्दे आज के दिन में सार्वजनिक तौर पे जो ज्यादा आ रहे हैं, एक महंगाई की बात आती है, एक बेरोजगारी की बात आती है, एक समाज में फूट डालने की बात आती है। मुख्य रूप से ये बातें हैं, महिलाओं को अवसर मिले समाज में बराबरी का स्थान लेने का। हम दुर्गा जी की पूजा तो करते हैं, हमारे सभ्यता में, हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में अर्धनारीश्वर का भी सोच है। हमारी प्रथम परिकल्पना, आज का जो जेनेटिक साइंस बोलता है कि हर मानव में महिला और पुरुष के अंश होते हैं, ये हमारे सभ्यता ने हजारों साल पहले परिकल्पना की थी अर्धनारीश्वर के रूप में। आज जो महिलाओं की स्थिति पीछे हुई है, समाज में बराबरी का स्थान उनको नहीं मिलता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेके कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो रोजगार की बातें हैं, गरीब तबके को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बातें हैं, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की बातें हैं, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में उत्तराखंड के तो टीएस सिंहदेव बाबा को सुन रहे थे आप। स्पष्टवादी व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ में आपको ये भी बता दें कि काफ़ी रिसर्च करके उत्तराखंड गए हुए थे, लेकिन उन्हें ये भी रिसर्च करनी चाहिए थी कि कांग्रेस ने सिर्फ 7% महिलाओं को चुनावी रण में उतारा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभाओं में डटे हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील की और आज मनीष सिसोदिया ने देहरादून में प्रदेश कार्यालय स्थित पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा प्रदेश की जनता का प्यार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और साथ में उन्होंने उत्तराखंड में अंडर करंट का भी जिक्र किया है। जिस तरह का चुनाव का माहौल मैं देख रहा हूं, मैं समझता हूं लगभग 2013 में यही स्थिति दिल्ली में होती थी। कांग्रेस और बीजेपी वहां पे जमी हुई पार्टियां थीं लंबे समय से और अंदर खाने जनता ने मन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकने का काम किया। मतदान और चुनावी प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग भी लगातार काम कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए चुनावी तैयारियों को साझा किया और जनता से भी मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और परसों यानी सोमवार को 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो उससे पहले क्या कुछ तैयारी है निर्वाचन आयोग की? मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, किस तरह से चीज़ें होंगी और कितने बजे प्रचार बंद होना है? आज 12 को इवनिंग 6 बजे के बाद पूरा कैंपेन पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा पूरा चुनाव के लिए तैयारी है। हमारा P-3 जो बूथ्स है पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का, वो ऑलरेडी कल डिस्पैच हो गए थे और यहाँ आज के दिन पे P-2 पे मोर देन 1400 टीम्स डिस्पैच होंगे। उसके बाद सभी जो मेजर हमारा टीम्स डिस्पैच होंगे वो कल होंगे और हमारा पूरा EVMs का जो कमीशन होके रेडी है वो और पूरा हमारा जो डिस्पर्सल सेंटर्स है वो सब रेडी है। हमारा जो मार्क्ड कॉपीज़ और स्टेशनरी और बाकी चीज़ जो हमारा पोलिंग पार्टीज़ के लिए देना है उनको ट्रैक करना है। हमारा EVM का मूवमेंट को ट्रैक करने का जो सिस्टम है, सेक्टर ऑफिसर्स, व्हीकल्स, सभी रिक्वेजिशंस हमारा पूरी है और हमारा सभी बूथ्स में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो देना है वो भी पूरी है। बात करें वोटिंग की, सोमवार को वोटिंग होनी है, समय क्या निर्धारित किया गया है और किस तरह से आप लोगों की तैयारी है वोटिंग को लेकर कि सब कुछ बिल्कुल वेल डिसाइड रहे, कोई दिक्कत ना हो? समय 8 से लेके 6 बजे तक होगा जो वोटिंग का समय है और हमारा पूरा प्रिपरेशन उसके लिए है। हमने उसको रैशनलाइजेशन भी बूथ्स को किया था 1200 को मानक रखते हुए, ताकि कोविड के प्रोटोकॉल को हम पूरा मेंटेन करें और बूथ्स में जो मास्क देना है और ग्लव्स देना है और सैनिटाइज़र का पूरा इंतज़ाम किया गया है और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए वोटिंग करने के लिए भी पूरा जो तैयारी करना है और जो थर्मल स्कैनर्स हैं उसका भी प्रोविजंस हर जगह पे किया गया है ताकि पूरी प्रिपरेशन से कोविड का कॉशनरी चीज़ों को देखते हुए हम लोग वोटिंग करवाएं। लास्ट मोमेंट है, प्रचार के बाद 1 दिन का समय है, तैयारियां पूरी हैं चुनाव को लेकर, किस तरह से आप संतुष्ट हैं तैयारियों को लेकर? हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सभी तैयारियां पूरा एज पर रूल्स हम कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।
जनता टीवी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जी ने बात की है और साफ तौर पर चुनाव को लेकर वो पूरी तरह से सजग हैं और जो भी दिक्कतें अगर आती है तो उसको दूर करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है और हर तरह की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सभी चीजें सुनिश्चित की गई हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।